हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का कृतिका का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, साना साना हाथ जोड़ो। और इसमें इसको लिखा है मधु काकरिया जी ने और ये एक यात्रा वृत्तांत है। बच्चों, यहाँ पर हम पाठ का सार पढ़ रहे हैं। सार पढ़ करके आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी और सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकेंगे। लेकिन बच्चों, मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि एक बार आप लोग पाठ की रीडिंग जरूर कर ले, पूरे पाठ की को एक बार लाइन बाई लाइन पढ़ ले। तो चलिए हम देखते हैं साना साना हाथ जोड़े। लेखिका मधु काकरिया ने अपने यात्रा वृत्तांत में गैंगटॉक से लेकर हिमालय तक की यात्रा में प्राकृतिक दृश्य के वर्णन के साथ साथ उन दृश्यों को भी छुआ है जिसमें विषम परिस्थितियों में भी पुरुष और महिलाएं जीवन संघर्ष में लगी रहती हैं। अभी लेखिका ने अपनी जो यात्रा शुरू करी वो गैंगटॉक से शुरू करी और हिमालय तक गई थी। गैंगटॉक भी पहाड़ी इलाका है और बहुत सुंदर खूबसूरत जगह है। तो ये वहाँ से जब हिमालय की तरफ और ऊपर हाइट पर बढ़ी तो रास्ते में उनको जो पहाड़ी जगह के जो महिला और पुरुष थे उनका जीवन देख करके, उनकी कठिन परिस्थितियाँ देख करके, उनका संघर्ष देख करके लेखिका बहुत आकर्षित हुई और उन्होंने उनके बारे में इस पाठ में वर्णन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखिका के हृदय में उनके प्रति करुणा है, उनके प्रति वे सहृदय हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि लेखिका को उनके लिए सहानुभूति है, करुणा मतलब दया है, इसीलिए वो उनके बारे में लिख रही हैं। क्योंकि उनका मन प्रकृति की मनोहारी छटा देखने से अधिक जोखिम भरे कार्यों को करती हुई महिलाओं को देखने में लगता था। वो प्रकृति का नज़ारा भी ले रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा उनको आनंद आ रहा था वहाँ की जो महिलाएं कठिन कठिन काम कर रही थी और जोखिम भरा मतलब साहसिक कार्य वो कर रही थी, उनको देखने में उनको ज़्यादा आनंद आ रहा था। लेखिका को गैंगटॉक शहर देखकर ऐसा लगता है कि आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई है। मतलब आसमान जब हम ऊपर देखते हैं, आसमान में तो हमें कितना सुंदर लगता है, चांद तारे, बहुत ही अच्छा मन को हरने वाला दृश्य लगता है। लेकिन लेखिका जब गैंगटॉक शहर पहुंची तो ऐसा लगा जैसे आसमान उतर करके नीचे आ गया हो। गैंगटॉक शहर को रात में आप देखें हाइट से अगर, तो चारों तरफ बीच में खाई सी है, वैली है और चारों तरफ जो पहाड़ों पर बसे हुए लोगों के घर हैं उसमें टिमटिमाते हुए जो लाइट्स हैं वो बहुत सुंदर लगती हैं देखने में और बहुत खूबसूरत शहर है बच्चों। मैं भी जा चुकी हूँ वहाँ पर और वहाँ का गैंगटॉक का एक मार्केट है जो आप वहाँ अगर पहुँच जाए तो आपको लगेगा किसी फॉरेन में आ गए हम, इतना खूबसूरत बना हुआ है। मतलब एकदम नीट एंड क्लीन और कोई व्हीकल वहाँ नहीं चलता, बैरियर्स बने हुए हैं, व्हीकल्स वहाँ अलाउड नहीं है। पैदल आप जा सकते हैं, घूमिए फिरिए, साथ में बैठने की जगह बनी है, वहाँ आराम से आनंद लीजिए, कुछ खाइए पीजिए, बहुत बढ़िया जगह है वो। और सभी तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। वो जो लाइट्स थी वो ऐसा लगा जैसे तारे जमीन पर आ गए हों। बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सुबह शाम रात सब कुछ बहुत ही सुंदर था। अब ये और इसकी सुबह रात शाम सब कुछ बहुत सुंदर है। और वाकई पहाड़ों पर अगर आप जाएं तो वहाँ का सुबेरा लोग सनराइज देखने जाते हैं, शाम हो तो सनसेट देखने जाते हैं और दिन जो होता है वो भी बहुत खूबसूरत होती है, रात भी बहुत सुंदर होती है। सुबह होते ही एक प्रार्थना उनके होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़े गर्दहु प्रार्थना। अभी जब आँख खुली तो सुबह लोगों को दोनों ने आवाज़ें सुनी, वो बोल रहे थे साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना चल रही थी और हाथ जोड़ करके लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे थे। ये शब्द उनके कानों में पड़े। हमरो जीवन तिमरो कसौली। छोटे छोटे लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके क्या कह रहे थे? मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। हमरो जीवन हमारा जीवन, ताम्रो कौशली मतलब तुम्हारे लिए समर्पित है, ऐसी वो प्रार्थना कर रहे थे। साना साना हाथ जोड़, सब लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे। लेखिका ने प्रार्थना की इस लाइन को आज सुबह ही एक नेपाली युवती से सीखा था। एक नेपाली युवती जो वहाँ रहने वाली थी उससे उन्होंने ये प्रार्थना की लाइन सीखी कि इसका क्या अर्थ है। लेखिका को सुबह यूमथांग के लिए निकलना था। अभी गैंगटॉक से इनको यूमथांग जाना था। बच्चों, आपको इस पाठ में क्या याद करना होगा? ये 2-4 नाम याद रखने होंगे कि गैंगटॉक से यूमथांग तक जाना था। किंतु आँख खुलते ही बालकनी की ओर भागी थी क्योंकि लोगों ने बताया था यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दिखाई देती है। जब हम हिल्स पर जाते हैं तो वहाँ पर या तो आप सनसेट सनराइज देखते हैं या पहाड़ों की चोटियाँ देखने को मिलती हैं। वो भी तब देखने को मिलती है जब मौसम साफ हो, बादल ना हो आसमान में। तो ये दौड़ करके बालकनी के पास गई कि सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ये जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। किंतु पिछले वर्ष की तरह आज भी आसमान में हल्के हल्के बादल में ढका था। कंचनजंगा तो दिखाई नहीं दी, किंतु तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई दिए कि लगा फूलों के बाग में आ गई। जब वे बालकनी से झांक रही थी तो इनको नीचे फूलों का बागीचा दिखा, रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए। चोटी क्यों नहीं दिखी? क्योंकि उस समय बादल आ चुके थे तो चोटी इनको नहीं दिखाई।
कई बार नई कार की शुरुआत के लिए भी ऐसी पताकाएं लगा दी जाती हैं, परंतु वे रंगीन होती हैं। जब कुछ नया काम करते हैं तब भी ये लोग पतंग झंडियाँ लगा देते हैं, लेकिन वो सफ़ेद नहीं होती, वो कैसी होती, रंगीन, कलरफुल, लाल पीले नीले हरे रंग की वो पताकाएं लगा दी जाती हैं और वो कलर्ड होती हैं, रंगीन होती हैं। नार्गे बोलते जा रहा था, किंतु लेखिका नार्गे की जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर की ओर देखे जा रही थी। लेखिका ऐसी दलाई लामा की तस्वीरें दुकानों पर भी टंगी देखी। अभी ये बातें वो उनको बता रहे थे, वो सुन भी रही थी और साथ साथ गाड़ी में लगी हुई दलाई लामा की फोटो को देख रही थी। और ऐसी तस्वीर दलाई लामा की उन्होंने, वो भी एक बुद्धिस्ट थे दलाई लामा, आपको पता होगा, तो उनकी फोटो देख करके उन्होंने दुकानों में भी उनकी फोटो लगी देखी। अभी रास्ते में जब वो चल रहे थे तो उनको वहां पर कविलोंग स्टॉक पड़ा। यहाँ कोई जगह थी, वहां पर लॉन्ग स्टॉक पड़ा, वहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। अभी वो जगह देख करके बताया नार्गे ने कि यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता और संधि पत्र के बारे में भी नार्गे ने बताया। उसने बताया कि ये जगह है जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और यहाँ पर लोगों के, जो स्थानीय लोकल लोग हैं, उनके आपस में बहुत झगड़े हुए थे और फिर वो जब मामला सुलझ गया तो वहां पर शांति वार्ता हुई और संधि पत्र लिखा गया और फिर शांति हो गई वहां पर। इसके बारे में नार्गे ने इनको बताया। नार्गे इनके ड्राइवर भी थे और इनके गाइड भी थे, वो सब कुछ बताते चल रहे थे। वे और आगे बढ़े। रास्ते में कुटिया में घूमते हुए धर्मचक्र के बारे में नार्गे ने बताया। अब जब आगे बढ़ी तो एक कुटिया थी, झोपड़ी थी, उसमें एक चक्र घूम रहा था, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये प्रेयर व्हील है। चक्र बच्चों वैसा चक्र नहीं, कोणार्क मंदिर वाला चक्र नहीं, वो जो जिसमें व्हील होता है, पहिया, वो आपकी पुस्तक में वो चित्र भी बना हुआ है, तो वो पहिया घूम रहा था। तो इन्होंने पूछा ये क्या है, तब इन्होंने बताया इसको प्रेयर व्हील कहते हैं। जब मंदिरों के किनारे किनारे वो चक्र लगे होते हैं, जब मंदिर से चलते हैं तो उसको ऐसे छूते हुए चलते हैं और वो घूमते जाते हैं, उनमें से एक आवाज़ भी आती है। तो ये जैसे हम लोग मंदिरों में घंटे बजाते हैं, ऐसे ही बुद्ध मंदिरों में इस तरह के प्रेयर व्हील होते हैं, उसको छूते हुए चलते हैं। इनको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो कहा जाता है कि उनको आप छूते हुए चलें तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। हम लोग और आगे धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। अब ये इनकी यात्रा चालू थी और ये और ऊपर हाइट की तरफ बढ़ रहे थे। कार्य करते हुए नेपाली युवक युवतियां और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। अभी वहां पर छोटे छोटे घर थे और उनमें काम करती हुई औरतें और आदमी दिखाई दे रहे थे और हिमालय विराट रूप में दिखाई दे रहा था। और जब ये नीचे थी तो वहां से हिमालय बहुत ऊंचा, बड़ा, विराट रूप में, बहुत बड़े रूप में इनको हिमालय दिखाई दे रहा था। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। जैसे जैसे ये पास आती गई, हिमालय और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता गया। क्या मतलब है, हिमालय नहीं बड़ा हो रहा था, ये क्लोज जा रही थी, तो इनको वो सब कुछ और बड़ा दिखाई दे रहा था। बड़े बड़े पर्वतों के बीच और घाटियां ऊपर बने सकरे रास्तों से गुजरते हुए, जहाँ पहाड़ी रास्ते अगर आप बच्चों कभी गए हो तो पतली पतली रोड्स होती है, एक तरफ पहाड़ होता है, एक तरफ खाई होती है और रास्ते इतने पतले होते हैं कि दो व्हीकल्स को क्रॉस करने में डर लगता है कि कब कौन सी बस जो है वो खाई में गिर जाएगी। तो वो सकरे पतले रास्ते थे। इनको ऐसा लगा कि रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे हों और हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। वहां सब तरफ फूल थे, हरियाली थी, पतले पतले रास्ते थे, तो इनको ऐसा लगा जैसे किसी गुफा के बीच में से ये निकल रही हों। इस असीम बिखरी हुई सुंदरता को देखकर सैलानी झूम झूम कर गा रहे थे और वहां पे जो सैलानी, जो घूमने वाले यात्री जो थे, टूरिस्ट जो थे, वो इस मौसम में बड़ा आनंद ले रहे थे। और क्या गाना गा रहे थे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये बहुत पुराना गाना है बच्चों, बहुत अच्छा गाना है। किंतु लेखिका एक ऋषि की तरह शांत थी। लेकिन उस समय लेखिका बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, ऋषि की तरह, तपस्वी की तरह। वे सारे दृश्यों को अपने अंदर समाहित कर लेना चाहती थी। इतना सुंदर दृश्य थे कि वो उनको अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। और बच्चों, ऐसा होता है जब आप ऐसी जगह पर जाएं तो आपका मन करता है कैसे मैं सब कुछ अपने आंखों में भर लें, और वो काम करने की जगह हम फोटो खींचते रहते हैं, उस पर ध्यान भी नहीं देते। तो वो उनको अपने अंदर समाहित कर लेना चाहती थी। वे जीप की खिड़की से आसमान को छूती हुई ऊंचे ऊंचे पर्वत की शिखरों को देखती, कभी चांदी की तरह चमकती हुई तिस्ता नदी के सौंदर्य को देखती। और रास्ते में साइड में तिस्ता नदी बह रही थी, पहाड़ी नदी है तिस्ता नदी, वो पत्थर पत्थर, चिकने पत्थर होते हैं, वो बहती हुई आ रही, तो उसकी तरफ वो देख रही थी। वो कैसी चमक रही थी, चांदी जैसी चमक रही थी पानी उसका। कभी शिखरों के बीच शिखर से गिरते हुए झरने, अभी शिखर के ऊंचाई से गिरते हुए उनको झरने दिख रहे थे। 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, ये गैंगटॉक में, जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं घूमने तो वहां पर गैंगटॉक से ऊपर जाते समय 7 सिस्टर्स फॉल दिखता है बच्चों। एक एरिया है पूरा, वहां पर पहाड़ों से 7 धाराएं एक साथ गिर रही होती हैं, उसको 7 सिस्टर्स फॉल कहते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है, बारिश का जब मौसम होता है तो वो देखने लायक है।
जिसकी सुंदरता सैलानी अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। सारे सैलानी जो है वो फोटो खींचने में लगे हुए थे। लेखिका जीप से उतरकर एक राजकुमारी सी एक पत्थर के ऊपर बैठकर बहती जलधारा में पांव डुबोया और भीतर तक भीग गई। अभी लेखिका वहां पर उतरी, एक नीचे नदी पर गई, एक पत्थर पर बैठ गई किसी राजकुमारी की तरह। अपने आप को वो कैसा महसूस कर रही थी, राजकुमारी, और पैर उन्होंने पानी में डाल लिए। उस पानी से वो पूरी भीग गई। कहने का मतलब केवल पैर पानी में डाले थे, लेकिन उस पानी की जो ठंडक थी उससे उनका पूरा शरीर जो है, मन शरीर सब भीग गया। मन काव्यमय हो उठा और इतना आनंद आया कि उनका मन कैसा हो गया, कविता करने का हो गया, काव्यमय हो उठा। सत्यता और सौंदर्यता को छूने लगा और इस प्रकृति का जो सौंदर्य है, जो सच्चाई है इस प्रकृति में, वो उनको हृदय तक छू गई। लेखिका को लगा कि उन अद्भुत क्षणों में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा है। उस समय उनको लगा कि जीवन में कितनी शक्ति है, ये प्रकृति जो है वो हमें शक्ति देती है। तभी तो हमारे जो साधु महात्मा थे वो पहाड़ों पर जाकर तपस्या करते थे, वहां शांति होती थी, शक्ति होती थी, सौंदर्य होता था, तब वो शांत मन से तपस्या कर पाते थे। वे स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बहने लगी और वो तिस्ता नदी की जो धारा बह रही थी, लेखिका उसके साथ साथ धारा बनकर के बहने लगी। कहने का मतलब क्या है कि वो उस समय उनका मन इस संसार में नहीं था, उस प्रकृति में रम गया था। वो भी एक धारा की तरह अपने आप को बहता महसूस कर रही थी। पैर डालते ही वो पूरी तरह से पानी से सराबोर हो गई थी। पूरी शांति उनके मन में आ चुकी थी और सत्यता और सौंदर्य का वो दर्शन उन्होंने उस प्रकृति में किया। अब हमारे अंदर स्थित भी सभी दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हैं और उनको ऐसा लगा कि वो जो नदी बह रही है उसका जो निर्मल स्वच्छ जल है, उसके साथ जितनी भी इनकी दुष्ट वासनाएं, बुरी वासनाएं थी, वासनाएं कहते हैं जो हमारे अंदर की बुराइयां होती, लालच, शोभ, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब कुछ उस नदी के साथ साथ बह चला। तो बच्चों, ये जो एहसास है, ये लेखिका ने शब्दों में यहाँ पर बयां किया इतनी खूबसूरती से। पर ये एहसास अगर आप कभी पहाड़ों पर जाएं तो आपको स्वयं होगा। आप किसी नदी के किनारे पानी में पैर डालकर बैठ जाएं और आनंद लें इस प्रकृति का, तो आपको सच में लगेगा कि इससे अच्छा दुनिया में कुछ नहीं। ये मॉल्स में घूमना और गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े शहरों में घूमना, उससे भी ज़्यादा सुख है इसमें। तो ये आपको कभी जाएंगे तो आपको इसका आनंद का पता चलेगा। अब ये वहां पर बैठी हुई थी तो नार्गे ने बोला, अभी इनको जाना तो आगे था, तो नार्गे ने बोला, अरे आप आगे चलिए, इससे भी सुंदर नज़ारे आपको आगे मिलेंगे। लेखिका अनमनी सी वहां से उठी। अब वो बिना मन के वहां से उठी और थोड़ी देर बाद फिर से वैसे ही नज़ारे, आत्मा और आंखों को सुख देने वाले नज़ारे देखे और थोड़ा और ऊपर बढ़ी तो आत्मा को और आंखों को सुख देने वाले नज़ारे। आंखों को तो सुख मिल ही रहा था, आत्मा तक उनकी आनंदमय हो गई थी उन नज़ारों को देख करके। लेखिका को यह सब देखकर आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था कि सतत प्रवाहमय झरने, नीचे बहती हुई तिस्ता नदी, ऊपर मंडराते आवारा बादल, हवा में धीरे धीरे हिलोरे लेते फूल, सब अपनी अपनी लय में बहते हुए। मतलब एक पल में दुनिया में क्या क्या होता है। लेखिका को लगा कि इस एक पल में क्या क्या हो गया। नदी बह गई, ऊपर से बह गई, बादल उड़ के चला गया, फूल खिल के मुस्कुरा रहे हैं, शिखर पर बर्फ दिखाई दे रही है ना, और हवा हिल रही है, हवा के साथ साथ पेड़ पौधे भी हिल रहे हैं। ये सब कुछ उस एक पल में कितना कुछ हो जाता है, कितना कुछ बदल जाता है। तो ये भगवान है, ये प्रकृति है जिसमें हर पल परिवर्तन होता है। इसका नज़ारा उन्होंने उसमें बैठे बैठे बाहर के प्राकृतिक दृश्य में देखा। यह देख लेखिका को एहसास हुआ कि जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य में है। अब उनको समझ में आया कि जीवन का आनंद किस में है, चलायमान सौंदर्य में। जो सौंदर्य परिवर्तित होता रहता है उसमें है। एक जगह बैठ जाना, स्टैंड स्टिल हो जाना, ठहरे पानी की तरह बैठ जाने में आनंद नहीं है, हमेशा चलते जाने में आनंद है। चले वेति चरे वेति चरे वेति, है ना। आप आगे बढ़ते जाएंगे, वही जीवन का आनंद है। हो सकता है उसमें संघर्ष होगा, उसमें रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, विपरीत परिस्थितियां भी होंगी, लेकिन आगे बढ़ने में ही सुख है। एक जगह रुके रहने में सुख नहीं है। इन पंक्तियों को याद रखें, इसके ऊपर प्रश्न है बच्चों। इस सौंदर्य को देखकर उसे लगा कि मैं सचमुच ईश्वर के निकट हूं और सुबह सीखी हुई प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़े। और जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, उस प्रकृति का आनंद ले रही थी, उनको लग रहा था कि मैं ईश्वर के और करीब और करीब और करीब होती जा रही हूँ। और उन्होंने आंख बंद हो गए और हाथों से उन हाथ जुड़ गए और उनके होठों पर वही प्रार्थना फिर से आ गई, साना साना हाथ जोड़ी। अचानक से लेखिका के मन से सौंदर्य की छटा छिटक गई। अचानक प्रकृति देखते देखते एकदम से उनका ध्यान हटा और उन्होंने क्या देखा,
ऐसी छिटक गई मानो नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हो। जैसे कोई नर्तकी, कोई डांसर जो है, जैसे कोई डांसर अगर डांस कर रही हो, अचानक उसका पैर से एकदम से घुंघरू छुटक करके बिखर जाए, बिल्कुल ऐसे ही एक अचानक कुछ हुआ और इनका ध्यान जो था वो प्रकृति से हटा। और इन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही हैं। आटा गूंदने वाले कोमल हाथ की जगह कुदाल और हथौड़े हैं। औरतें जो है वो खाना बनाती हैं तो काम बहुत आसान है, आटा गूंदना तो मुलायम हाथों से हो जाता है, लेकिन ऐसे मुलायम सुंदर हाथों से वो पत्थर तोड़ रही हैं। जो पहाड़ी औरतें होती हैं, पहाड़ पे सुंदरता बहुत है, वहाँ की स्त्रियाँ, लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, नाजुक सी होती हैं, लेकिन उनमें ताकत बहुत होती है। तो वो औरतें वहाँ बैठ करके पत्थर तोड़ रही थी और ये देख करके उनका जो वो कल्पना लोक में विचरण कर रही थी वो एकदम यथार्थ में आ गई और इनको एक झटका लगा। कैसा झटका? जैसे नृत्यांगना के घुंघरू टूट करके बिखर गए हों। कितनों के पीठ पर बंधी डोको। अभी कितनी औरतें थी जिनके पीठ पर एक टोकरी बंधी थी। डोको वहाँ की भाषा में टोकरी को कहते हैं। उसमें बच्चे भी बंधे थे और उनमें उनके बच्चे बंधे थे। अपने बच्चों को पीठ में टोकरी में औरतें बांध करके ये काम करती हैं, पहाड़ों पर चलती हैं। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी, खोद रही थी पत्थर या काट तोड़ रही थी पत्थर। इतने स्वर्गीय सुंदरता के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। बच्चों, कितनी सुंदर पंक्ति है कि इतनी स्वर्गीय सुंदरता, वो जो हेवनली ब्यूटी है, उसके बीच में क्या देखने को मिला? अचानक भूख। कोई औरत इतना काम क्यों करेगी बच्चे को गोदी में लेके? अपने पेट के लिए। तो वो भूख, वो मौत, दैन्य, दीनता, गरीबी और जिंदा रहने की जंग, जीवित रहने की, सर्वाइवल के लिए लड़ने की जंग उन्होंने वहां देखी। मातृत्व सेवा के साथ साथ श्रम साधना भी थी। मातृत्व सेवा, एक माँ अपने बच्चे को जब पालती है, गोदी लेकर पालती है या पीठ पर टांग कर पाल रही है, वो उसमें उसका मातृत्व भी दिख रहा है और साथ ही साथ श्रम साधना दिख रही है। श्रम मतलब वो जो पत्थर तोड़ रही थी उसकी परिश्रम भी उसमें उसको दिख रहा था। ये किस लिए कर रही होगी? पैसे कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको अपना पेट भरना है, अपने बच्चे को दूध देना है। अगर औरत ये कह दे कि मैं तो नाजुक हूँ, मैं कोमल हूँ, मेरे हाथ से ये पत्थर नहीं टूटेगा, तो कैसे अपने बच्चे को खिलाएगी? लेकिन वो पहाड़ी औरतें इतनी साहसिक होती हैं कि वो बच्चे को गोदी में पीठ पे टांग करके और पत्थर भी तोड़ती होंगी और घर जाकर के रोटी भी बनाती होंगी। तो उनको देख करके लेखिका एकदम स्तब्ध रह गई। वहीं खड़े बीआरओ के कर्मचारी से लेखिका पूछती है कि यह क्या हो रहा है। अभी अचानक वहां पर वहीं खड़े बीआरओ के कर्मचारी से लेखिका पूछती है कि यह क्या हो रहा है। तभी उसने देखा कि कोई कर्मचारी वहां खड़ा हुआ है जहां पर औरतें पत्थर तोड़ रही थी। वो बीआरओ के कर्मचारी, बीआरओ का अर्थ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये सीमा सड़क संगठन होता है बच्चों, जहाँ जो हमारी देश की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर्स हैं, वहां पर सड़कें बनाने का काम इस संगठन का है। उसको बीआरओ कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा, एब्रीविएशन याद रखिएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पर कोई ऐसा अधिकारी खड़ा होगा तो उन्होंने उससे पूछा ये क्या हो रहा है। ये औरतें पत्थर तोड़ते देख करके उन्होंने उससे पूछा ये क्या हो रहा है। उस कर्मचारी ने बताया कि जिन रास्तों से गुजरते आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ पर रहने वाली औरतें चौड़ा बना रही। बोले आप जिस रास्ते पर सड़क पर चल करके पहाड़ तक जा रही हैं, उन रास्तों को चौड़ा करने का काम ये औरतें काट काट कर रही हैं। पहाड़ पर बच्चों हम और आप एज अ सिटीजन हम क्या करते हैं? पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, सैलानी बन करके घूमते हैं और फिर रास्ते में क्या सड़क। बच्चों, आपको और हमको इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि वो रोड्स कैसे बनती हैं। पहाड़ पर इतनी हाइट पर जाना, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर के जाना, उनको काट काट के सड़कें बनाना और रास्ते चौड़े करना बहुत बड़ा काम है। और फिर भी हम और आप एक सिटीजन नागरिक होने के नाते हम खुद कुछ नहीं करते और अपनी सरकार के बारे में बुरा भला बोलते, गंदगी मचाते हैं लोग। तो यहाँ पर यही सब बताया गया कि उसने बोला कि आप जिस सड़क से उस पहाड़ को देखने जा रही हैं, उस सड़क को काट करके चौड़ा करने का काम ये औरतें कर रही हैं। लेखिका कहती है बड़ा खतरनाक कार्य होगा। तो उसने कहा पिछले महीने तो एक की जान चली गई। तब उसने बताया कि पिछले महीने ही एक औरत की जान चली गई। जरा सी चूक हुई नहीं कि सीधे पाताल में प्रवेश। वहां तो जरा सा कुछ हुआ और आदमी गड्ढे में गिर जाता है, खाई में, और गया काम से। तो उसने कहा जरा सी चूक और सीधे पाताल में प्रवेश। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार द्वारा लिखे बोर्ड की याद आई, जिस पर लिखा था आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। उस पर बोर्ड पर लिखा था कि आप ताज्जुब करेंगे लेकिन इस रोड को बनाने में लोगों ने
मौत को झुटलाया है, मतलब मौत से टक्कर लेकर के इन रास्तों को बनाया है आप जिन पे चल रहे हैं। फिर भी बच्चों, कभी हमें अगर टैक्स देना पड़ता है, रोड टैक्स देना पड़ता है, तो हम चोरी करते हैं, टैक्स नहीं देना चाहते, बुरा भला कहते हैं, जबकि उसके पीछे की छिपी मेहनत हमें समझ में नहीं आती। यह याद करके लेखिका का मानसिक चैनल बदल गया। अब एकदम से उसका मानसिक चैनल, मतलब जो कुछ उसका मानसिक स्तर था वो बदल गया। अभी तो वो प्रकृति और दृश्य में मगन थी, लेकिन अब उसका ध्यान इस तरफ गया। उसे पलामू और गुमला के जंगलों की याद आ गई। अभी वो कभी गई होगी पलामू और गुमला जगह, ये भी पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ के जंगलों की याद आ गई। उसने वहाँ देखा था कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। अभी जो आदिवासी ट्राइब्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी अपने बच्चों को कपड़े से पीछे, उनके पास तो डलिया भी नहीं होती, वो कपड़ों में पीछे बांध लेते हैं और अपने खाने पीने के सामान, रोजमर्रा की चीज़ें चुनने के लिए औरतें सुबह से निकल जाती हैं। तो इनको वो याद आ गई। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ियों के हाथों में पड़ी गांठें, दोनों ही एक ही कहानी कहते हैं कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। जब ये इन्होंने देखा कि जो पत्थर तोड़ रही थी उन औरतों के हाथों में गांठें पड़ी हुई थी। बच्चों, कभी आपने देखा हो रिक्शा चलाने वाले, उनके पैरों में पीछे गांठें यहाँ पे हो जाती हैं, पैर में, तो हाथ तोड़ते तोड़ते उनके हाथों में गांठें पड़ गई थी। और ऐसे ही उनको उन युवतियों का याद आया जिनके पैर फूले हुए थे। आदिवासी युवतियाँ, पैर फूलते क्यों हैं बच्चों? इतनी हाइट पर बार बार चढ़ना तो पैर सूज जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। ऐसे शरीर को देख करके इनको क्या याद आ गया कि यही ज़िंदगी की कहानी है, ये आम जिंदगी की कहानी है, कि ये सारी मलाई एक तरफ, मतलब ये सौंदर्य, प्रकृति, ये सब एक तरफ है, और एक तरफ क्या है? आंसू हैं, अभाव है, यातना है और वंचना है। मतलब कितने कष्ट हैं हमारे पास ज़िंदगी में, आंसू हैं कितने अभाव, कितनी कमी में इंसान जीता है, और उस कमी को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करता है। हमको और आपको भी नहीं पता बच्चों, जब कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते, आपको स्कूल भेजते हैं, सुबह से माँ आपका टिफ़िन तैयार करती है, पापा सुबह ऑफिस ड्यूटी करने जाते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, उस सब में कितनी मेहनत है। और तब हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते और जो कार्य उनको करना है उस पर ध्यान नहीं देते, तो ये कितनी बड़ी त्रासदी है बच्चों। और ये सब आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप भी इस जीवन की सच्चाई से परिचित हो सकें। तो यहाँ लेखिका जो है वो ये सब देख करके उसका मानसिक चैनल जो था वो एकदम चैनल जो है वो बदल गया। कहाँ तो प्रकृति का आनंद ले रही थी, कहाँ वो सच्चाई में, यथार्थ में आके खड़ी हो गई। तभी लेखिका को गमगीन देखकर जितेन नार्गे ने कहा, उसको दुखी देख करके नार्गे ने कहा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है। उसने कहा, मैडम ये तो आम जनता है, जो सैलानी घूमने जाते हैं ना, टूरिस्ट, उनके पास तो पैसा होता है, लेकिन आम जनता जो हमारे देश की है वो ये है। इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं बल्कि पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। तब उसने कहा, आप तो इतने पैसे खर्च करके घूमने आई हैं, अरे आप आराम से इनका मजा लीजिए, ये तो आम जनता है, आपको सब जगह देखने को मिलेगी। और ये बात सच है बच्चों, आप आम जनता को तो कहीं भी देख लो, आपको हर कोने पर आपको ऐसे काम करते आदमी दिखेंगे, औरतें दिखेंगी, जो अपनी एक समय की रोटी के लिए इतनी मेहनत करते हैं। ये आम जनता है हमारी। किंतु लेखिका मन ही मन सोच रही थी कि ये देश की आम जनता नहीं है, जीवन का संतुलन भी है। उसने बोला, ये आम जनता नहीं, इसी से जीवन का संतुलन बनता है। ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। ऐसे लोग जो मेहनत करते हैं वो कितना कम समाज से लेते हैं और वापस कितना देते हैं, बहुत ज़्यादा। और हम और आप, हम लेते ही लेते हैं, वापस क्या देते हैं? गंदगी, कचरा, खा के छिलका वहाँ फेंका, पान खा के इधर थूका। ये हमारे वो जनता है जो अपर क्लास कहलाती है, मिडिल क्लास कहलाती है, जिसके पास पैसा है, जो मेहनत नहीं करता और हमेशा सरकार को और देश को बुरा भला कहता है। तो ऐसे भी लोग हैं, उनकी याद लेखिका को आ गई। उन्होंने बोला, ऐसे लोगों का संतुलन किससे होता है? ऐसे लोगों से जो लेते कम है, देते ज़्यादा है। और अगर ये लोग ना हो तो हमारी जो बैलेंस है हमारी प्रकृति का, वो ख़त्म हो जाए। हमारे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ काट काट के बिल्डिंग्स बना रहे हैं। संतुलन कैसे होगा? ये संतुलन इसी तरह होता है। संतुलन ये जो पहाड़ों पर, जंगलों में जो और लोग रहते हैं, वो पेड़ लगाते हैं, पेड़ को बनाने का, जंगल को बनाने का, उनको मेंटेन करने का काम करते हैं, तो ये प्रकृति में संतुलन देते हैं।
तभी लेखिका ने देखा कि वे श्रम करने वाली सुंदरियां किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अभी अचानक वो जो औरतें काम कर रही थी वो जोर से हंसी, तो इनका ध्यान उधर गया। ऐसा लगा जीवन लहरा उठा हो, सारा खंडहर ताजमहल बन गया हो। और अभी अचानक जो उनको दर्द दिखाई दे रहा था वो एकदम अच्छा हो गया, माहौल अच्छा हो गया। उनको लगा खंडहर जो दिख रहा था वो एकदम ताजमहल हो गया, यानी सब तरफ जीवन, एक लाइवलीनेस आ गई। मतलब इतना मेहनत का काम करने वाली औरतें भी खिलखिला करके हंस पाती हैं और अपने जीवन का आनंद भी लेती हैं। आपने अगर कभी देखा हो बच्चों, तो ऐसी औरतें गाना गाती जाती हैं और काम करती जाती हैं। तो हम और आप जीवन का आनंद उतना नहीं लेते जितना वो लोग लेते हैं। वो जीवन को इतने लाइवली ढंग से जीते हैं। लेखिका लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे लिफ्ट मांग रहे थे। तभी लेखिका कहती है, क्या स्कूल बस नहीं है? अभी जब और आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि कुछ स्कूल के बच्चे वापस लौट रहे थे, ऊपर से उतर रहे थे बस्ता लिए हुए। तो वो बच्चे जो है वो लिफ्ट मांग रहे थे रोक के। तो उन्होंने बोला, क्या स्कूल की बस नहीं चलती यहाँ पर? नार्गे बताता है कि ये बच्चे 3 या 3.5 किलोमीटर ऊपर चढ़कर स्कूल जाते हैं। यहाँ का जीवन कठोर है। यहाँ एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अपनी माँओं के साथ काम करते हैं। आगे बढ़ते जा रहे थे, खतरा भी बढ़ता जा रहा था। रास्ते सकरे होते जा रहे थे। रास्ते में जगह जगह लिखी हुई चेतावनियाँ खतरों के प्रति सजग कर रही थी। अभी वो जो बच्चे थे उनको देख करके और एक दर्द पता चला कि एक स्कूल है पूरे पहाड़ी इलाके में, बच्चे दूर दूर से किलोमीटर्स पैदल चल के ऊपर चढ़ के बस्ता लाद के जाते हैं और वापस लौट के आते हैं। वहाँ कोई बस नहीं चलती, किसी के घर में कोई ऑटो नहीं लगा होता। तो इतनी कठिन है पहाड़ों की ज़िंदगी। फिर जब वो और आगे बढ़ी तो उनको दिखा कि यहाँ तो और खतरा है। और जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे लोगों को अलर्ट करने के लिए, स्पीड कम रखें, आगे मोड़ है, ध्यान से चलें, घर पे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, ऐसे लिखे हुए बोर्ड लगे हुए थे, चेतावनियाँ लिखी हुई थी। सूरज ढल रहा था। उसी समय पहाड़ी औरतें गाय चराकर वापस अपने घर लौट रही थी। अब शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा, तो देखा इन्होंने कि कुछ पहाड़ी औरतें जो हैं वो गाय चरा के अपने घर वापस लौट रही थी। कुछ लड़कियों के सिर पर लकड़ियों के भारी गट्ठर थे। अभी कुछ लड़कियां जा रही थी जिनके सर पर लकड़ी के गट्ठे रखे हुए थे। आसमान बादलों से पूरी तरह घिरा हुआ था। जैसे जैसे शाम हो रही थी, जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। अब शाम होती जा रही थी और जीप जो निकल रही थी तो रास्ते में चारों तरफ चाय के बागान थे। चाय के बागान, पहाड़ों पर चाय होती है तो उसके खेत होते हैं, बागान कहलाते हैं वो। वहां दृश्य देखा कि चाय के भरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही हैं। अब बोकू एक सिक्किम परिधान होता है। सिक्किम के एरिया में आपने देखा होगा, ऐसे गाउन जैसा होता है, कंबल जैसा, यहाँ कमर पे बंद होता है, ऊपर कंधे पर कपड़ा पड़ा होता है। वो बोकू पहने हुए वो औरतें वहां पर पत्तियां तोड़ रही हैं। पीठ पे डलिया होती है, पत्तियां तोड़ती जाती है, डलिया में डालती जाती हैं। तो वो वहां काम कर रही थी। नदी की तरफ उफान लेता यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा देखकर मंत्रमुग्ध सी लेखिका चीख पड़ी। युवतियों का अधिक सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य था। अभी लेखिका के मुंह से चीख निकल गई। क्यों? क्योंकि जो लड़कियां तोड़ रही थी वो बेहद खूबसूरत, यौवन और श्रम से, यौवन मतलब बिल्कुल यंग लड़कियां थी, जवान लड़कियां थी, और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। श्रम से दमकता मतलब उनका गुलाबी चेहरा कैसा, तो गुलाबी गुलाबी, आपने पहाड़ी लोग देखे हो तो उनके गाल वाल सब गुलाबी होते हैं मौसम की वजह से, और श्रम की वजह से चमक रहा था। श्रम, मेहनत करने से शरीर, माथे पर पसीना होगा चेहरे पर, तो उनका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उनकी सुंदरता देख करके लेखिका चीख पड़ी और इतना अधिक सौंदर्य लेखा से असह्य हो गया, वो सह नहीं पा रही थी, इतनी सुंदर औरतें थी। शब्द देखो बच्चों, कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग है कि आपकी आंखों के आगे वो चित्र आ गया होगा। गगनचुंबी पहाड़ियों के नीचे एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम था लायंग। अभी गगनचुंबी पहाड़ थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और नीचे एक छोटी सी बस्ती थी, उसका नाम था लायंग। तिस्ता नदी के किनारे पर लकड़ी के बने घर में रुकी। अब लेखिका वहाँ एक तिस्ता नदी के किनारे एक लकड़ी का बना हुआ घर था। पहाड़ों पर अधिकतर घर लकड़ी के होते हैं, तो वहाँ ये रुकी। अपनी सुस्ती दूर करने के लिए हाथ मुंह धोकर के तिस्ता नदी के किनारे पत्थर पर बैठ गई। वातावरण में अद्भुत शांति थी। आंखें भर आईं। अब वो शांति से इनकी आंखें भर आईं, आंखों में पानी आ गया, ये बहुत भावुक हो गई। लेखिका ने अनुभव किया कि ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। बोधिसत्व, जो बौद्ध धर्म में जब ज्ञान की प्राप्ति होती तो आपको अंदर से वो ज्ञान का एहसास होता है। तो ये जब पत्थर पे बैठी, सब तरफ प्रकृति थी और मन शांत था, उस शांत मौसम में उन्हें लगा कि इनको भी अंदर से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। वो ज्ञान का बोधिसत्व जो है वो इनके अंदर से
निकल रहा है। वही सुख शांति है, सुकून है, जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। वो कह रही है यही वो जगह है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। अखंडित मतलब उस संपूर्णता को, उस कंप्लीटनेस को किसी ने तोड़ा नहीं है। प्रकृति की जो संपूर्णता है उसको यहाँ किसी ने छुआ नहीं है, अनछुआ प्रकृति है। वरना बच्चों, प्रकृति तो सब जगह थी, हमने तो काट काट के शहर बना डाले। शहरों में आपको प्रकृति कहाँ देखने को मिलती है? आर्टिफिशियल पेड़ लगाए जाते हैं। लेकिन उस पहाड़ पर वो सुंदरता है, और वो कैसी है? कंप्लीट, अपने आप में संपूर्ण है और अखंडित, जिसको तोड़ा नहीं गया है, अभी किसी ने छुआ नहीं। ऐसी जगह पर सब कुछ, प्रकृति जो है वो अपनी ताल लय गति से आगे बढ़ रही है। सब कुछ अपने हिसाब से हो रहा है, जैसा प्रकृति में होता है। खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है आज की पीढ़ी। अब वो कह रही है आज की पीढ़ी ने प्रकृति के इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है। और हम मनुष्यों ने, जो आज की मानव जाति है, उसने इस सुंदर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके अक्षम्य, जिसको कि क्षमा नहीं किया जा सकता, ऐसा अपराध किया है। हम जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, बांध बना दिया, इधर पुल बना दिया, उधर पेड़ काट दिए, उधर बिल्डिंग बना दी, ये सब क्या किया है? हमने ऐसा अपराध किया है जो क्षमा के योग्य नहीं है। हम इसको नाम आधुनिकता का देते हैं, लेकिन प्रकृति जो है वो इसका हमें गाहे बगाहे हमें प्रूफ देती रहती है। ये जो इतने साइक्लोन आने लगे हैं, जो इतने भूकंप आ रहे हैं, ये सब इसी का कारण है कि हमने प्रकृति के काम में हस्तक्षेप किया, हमने उसकी कंप्लीटनेस को तोड़ दिया, खंडित करा है। अंधेरा होने से पहले तिस्ता नदी की धार तक पहुंची, लकड़ी के बने छोटे से गेस्ट हाउस में रुके। रात गहराने लगी। जितेन ने गाना शुरू कर दिया। वो जो ड्राइवर था वो गाने लगा। एक एक सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका की 50 वर्षीय सहेली कमारियों भी नाचने लगी। अब एक इनकी सहेली थी 50 वर्षीय, वो भी नाचने लगी सबके साथ, जिसे देखकर लेखिका अवाक रह गई। मतलब आश्चर्य, 50 साल की हो गई और ये भी नाच रही है। सब वहां पर रात को नाच गा रहे थे, मजा ले रहे थे। लायुंग की सुबह वह टहलने निकली। अब लायुंग में जब ये पहुंची तो सुबह सुबह ये ऐसे बाहर टहलने निकली। बर्फ की तलाश थी, कहीं बर्फ नहीं मिली। ये बर्फ ढूंढना चाहती थी, बर्फ देखना चाहती, पर इनको कहीं भी बर्फ नहीं मिली। घूमते हुए सिक्किमी नवयुवक ने बताया, बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। अब वहाँ के लोगों ने बताया कि ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, इससे स्नोफॉल कम हो रहा है। ये सब प्रकृति में जो बदलाव आ रहे हैं बच्चों, ये हमारे प्रदूषण के और प्रकृति के साथ खिलवाड़ का नतीजा है। 500 फीट ऊंचाई पर कटाव में बर्फ मिल जाएगी। कटाव एक जगह, वहां आप अगर जाएंगे तो आपको बर्फ मिल जाएगी। फिर लेखिका ने कटाव की ओर सफर शुरू किया। अब लेखिका कटाव की तरफ बढ़ गई। बादलों को चीरती हुई खतरनाक रास्तों पर जीप आगे बढ़ रही थी। जगह जगह चेतावनियां लिखी हुई थी। सबकी सांसें रुकी हुई थी। पहाड़ पे ऊपर चढ़ो तो सच में डर लगता है। और कटाव के करीब पहुंचे। नार्गे ने बताया कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। वो जगह को बताया कि ये जगह अगर आपने देख ली तो ये हमारे हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। कहा जाता है स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में उससे भी बहुत खूबसूरत जगह हैं। आगे बढ़ने पर चारों ओर साबुन के झाग की तरह गिरी हुई बर्फ दिखी। तब इन्हें बर्फ दिखी, ऐसा लग रहा था साबुन का झाग पड़ा हुआ हो। सभी सैलानी जीप से उतरकर मस्ती में बर्फ में कूदने लगे। घुटनों तक नरम नरम बर्फ, सब फोटो खींच रहे थे। लेखिका सोच रही थी शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। अब पहाड़, बर्फ, शांति देख करके लेखिका सोचने लगी कि शायद इसीलिए पहाड़ों पर जाकर के ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना करी हो, क्योंकि कुछ अच्छा सृजन करने के लिए शांति और एक अच्छा माहौल चाहिए होता है। तो वेद शायद इसी मौसम में, इसी जगह पर लिखे गए होंगे। जीवन के मूल्यों को खोजा होगा। कौन सा मूल्य खोजा होगा जीवन का? सर्वे भवन्तु सुखना। सबके लिए अच्छा करो तभी सुख मिलेगा। और ये मंत्र शायद ऐसी ही जगह पर पाया होगा। यह ऐसा सौंदर्य जिसे बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो क्षणों के लिए सही में करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। वो कह रही इतना सौंदर्य है कि अगर कोई अपराधी, कोई क्रिमिनल को भी यहाँ लाके रख दिया जाए तो वो बुद्ध बन जाएगा। मतलब बौद्ध सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे, वो इतना अच्छा इंसान बन जाएगा। दूसरी ओर लेखिका की सहेली मणि भी दार्शनिक की तरह कह रही थी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। तो इनकी जो दूसरी एक सहेली थी मणि, उसने क्या कहा? उसने जो ये पंक्ति है बच्चों, इस पर प्रश्न आता है कि ये हिम शिखर, ये जो बर्फ के पहाड़ हैं, ये जल स्तंभ है पूरे एशिया के। ये पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के जल स्तंभ हैं, पानी के पिलर्स हैं। मतलब जो हमको पानी पीने के लिए मिलता है, शुद्ध पानी पीने वाला, वो इन्हीं पहाड़ों से मिलता है। ये जो बर्फ़ है यही पिघल करके आती है, नदियों में बहती है, नदियों से हमारे घरों में, नलों में आती है।
तो जिस दिन ये बर्फ़ ख़त्म हो गई उस दिन पीने के पानी के लिए भी हम तरसेंगे, और वो हो रहा है। आजकल नदियाँ सूखने लग गई, हमें पीने का पानी नहीं मिलता। तो ऐसे पर्वतों को, हिम शिखरों को जल स्तंभ कहा गया। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। अभी उनकी वो जो सहेली थी उसने कहा देखो प्रकृति का इंतजाम देखो, मैनेजमेंट देखो कितना नायाब, कितना अनोखा है। कैसे उसने जल संग्रह किया, कोई बाल्टी, कोई तालाब, कोई नहीं चाहिए प्रकृति को। प्रकृति ने बर्फ में जमा दिया, पानी को जमा दिया, और जब ज़रूरत होती तो पिघला देती है, फिर जब ज़रूरत होती तो बर्फ़ को जमा देती है। ये प्रकृति का नायाब ढंग है पानी को संग्रह करने का। और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फीली शिलाएं पिघल पिघल कर तरावट पहुंचाती हैं। वो जो स्लाइड्स होते हैं वो हमको पानी देते हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। ये ऐसी जल संचय की व्यवस्था हम और आप कभी कर पाए? कभी नहीं कर पाए। ये प्रकृति की व्यवस्था है। इस तरह नदियों का कितना उपकार है, इसीलिए नदियों को हम माँ मानते हैं। हमारे जो सनातन धर्म है उसमें हम नदी को माँ मानते हैं। क्यों? क्योंकि नदी ही हमें हमारी प्यास बुझाती है, और पानी हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे का पैराग्राफ देखिए बच्चों। इस तरह नदियों का कितना उपकार है। यहाँ लेखिका कह रही है कि हमारी जो जल संचय की व्यवस्था है प्रकृति की, उसको अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि नदियों का हमारे ऊपर कितना उपकार है। मतलब नदियाँ हमारे लिए क्या कुछ करती हैं। फिर सभी आगे बढ़े। थोड़ी दूर चीन की सीमा पर फौज की छावनियाँ दिखाई दी। अभी ये थोड़ा और आगे बढ़े तो फौज की, चीन की सेना दिखाई दी। चीन की सीमा पर फौज की छावनियाँ दिखाई दी। अभी वहाँ जो गैंगटॉक के ऊपर अगर आप हिल्स पर चले जाएं तो वहाँ पर बॉर्डर है, चीन और इंडिया का मिलता हुआ बॉर्डर है। तो वहाँ पर हमारी फौजी छावनियाँ हैं। छावनियाँ कहते हैं टुकड़ियाँ जहाँ पर सेना रुकती है, रहती है, वो छावनियाँ दिखाई दी। वहाँ पर कैंप्स लगे हुए थे जहाँ सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस पर पहरा देते थे। वहाँ का टेम्परेचर -15 डिग्री है, और वहाँ हमारे सेना के जवान जो है वो पहरा देते हैं। एक सैनिक लेखिका से पूछने पर बता रहा था कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। लेखिका ने पूछा आप इतनी ठंड में वहाँ कैसे रहते हैं? तो उसने बोला आप अपने घर में चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पर पहरा देते हैं। तो उन सैनिकों का कितना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर बच्चों। लेखिका सोचने लगी कि जिन बर्फीली इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में हम ठिठुरने लगे, तो ये हमारे जवान पौष माघ के महीने में जब सब कुछ जम जाता है तब कैसे तैनात रहते होंगे। अब लेखिका सोचने लगी कि हम यहाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम ठंड से कांपने लगे इतनी ठंडी जगह पर, तो जनवरी फरवरी का जो महीना होता होगा बहुत ठंड वाला, उस समय ये जवान हमारे वहाँ कैसे रहते होंगे। लायुंग से युमथांग की ओर आगे बढ़े। अब ये लायुंग में थी तो ये युमथांग की तरफ आगे और ऊपर की तरफ बढ़ी, तो वहाँ एक नया आकर्षण था। ढेरों रेडोडेंड्रो और प्रियता के फूल। अभी रेडोडेंड्रो और प्रियता 2 पहाड़ी फूल हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। उनके फूल वहाँ पर देखने को मिले। इन घाटियों में बंदर भी दिखाई दिए, वहाँ बंदर भी थे। हम युमथांग पहुँचे। अब ये लेखिका युमथांग पहुँच गई। मंजिल तक पहुँचने की खुशी थी। वहाँ चिप्स बेचती सिक्किमी युवती से पूछा क्या तुम सिक्किमी हो? उसने कहा नहीं मैं इंडियन हूँ। उसने पूछा क्या तुम सिक्किम की हो? उसने बोला नहीं मैं तो इंडिया से हूँ। यह सुन लेखिका को बहुत अच्छा लगा। अभी सिक्किमी युवती ने क्या कहा कि नहीं मैं इंडियन हूँ, मतलब सिक्किम इंडिया में मिल गया है तो अब वहाँ के लोग अपने आप को अलग नहीं समझ रहे। ये सोच करके लेखिका बहुत खुश हुई। वहाँ पहाड़ी कुत्ते भी थे जिन्हें देखकर मणि ने कुत्तों के बारे में बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। अब ये वहाँ की कुछ मान्यता होगी कि वहाँ कुत्ते भौंकते नहीं, जब चांदनी रात होती तो भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका को आश्चर्य हुआ, क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? जैसे आपने सुना होगा कि जब चांद का पूर्णमासी और वो होता है या रात में जब चांद आता है तो समुद्र में ज्वार भाटा चांद के अनुसार आता है। तो वो सोचने लगी कि ऐसा होता है क्या कि कुत्ते भी चांद के हिसाब से अपना भौंकते और नहीं भौंकने का काम करते हैं। मतलब रात होती है तो कुत्ते भौंकते और दिन में नहीं भौंकते। तो ये इनके मन में ऐसा विचार आया। जितेंद्र तरह तरह की जानकारियां देता रहा। अब जितेंद्र था वो बिल्कुल गाइड की तरह इनको जानकारी दे रहा था। उसने बताया यहाँ गुरु नानक जी के पैरों के फुटप्रिंट हैं। लोग कहते हैं गुरु नानक जी के थाली से चावल गिरकर छिटक गए थे। वहाँ अभी चावल की खेती होती है। अभी उन्होंने कहा गुरु नानक महाराज यहाँ से निकले थे, उनके फुटप्रिंट हैं, यहाँ पर पैरों के निशान हैं। लोग वहाँ जाते हैं और उनकी थाली में से, गुरु नानक की थाली में से कुछ चावल वहाँ छिटक के गिर गए थे, तो लोग अब वहाँ पर चावल की खेती करते हैं। ऐसी आपको जब भी आप घूमने जाएंगे तो ऐसी बहुत सी जगहें आपको देखने को मिलेंगी जो किसी कथा से जुड़ी हुई होती हैं।
वो सच है कि नहीं पता नहीं, लोगों की आस्था और विश्वास होता है। नार्गे 3 किलोमीटर बाद फिर उंगली दिखाते हुए कहा, मैडम उस जगह को खेदुम कहते हैं, वहां 1 किलोमीटर तक देवी देवताओं का निवास है। वहां देखिए खेदुम में 1 किलोमीटर तक पूरे भगवान रहते हैं। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। वो कहते हैं यहाँ अगर कोई गंदगी फैलाएगा तो वो मर जाएगा, देवी देवता का प्रकोप हो जाएगा। हम लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते, हम पहाड़, नदी, झरने आदि की पूजा करते हैं। और ये बात सच है बच्चों, पहाड़ी लोगों की जिंदगी है ये, पहाड़, नदियाँ, ये सब उनकी लाइफ लाइन है। तो वो लोग गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाते। गंदगी कौन फैलाते हैं? जो सैलानी जाते हैं, वो पहाड़ों को गंदा करके आते हैं। तो बोले हम लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते, अगर गंदगी फैलाएंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसी वहाँ की मान्यता है। और वो लोग उसको साफ सुथरा रखते हैं। हम पहाड़, नदी, झरने आदि की पूजा करते हैं। हम गैंगटॉक नहीं गंतोक कहते हैं, और हम इसीलिए इसको क्या कहते हैं? गैंगटॉक नहीं कहते। हमारी भाषा में हम इसको गंतोक का पहाड़ कहते हैं। गंतोक का मतलब होता है पहाड़। जितेन गंतोक के बारे में बताता है कि सिक्किम के भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्ता की सोच के अनुसार घाटियों में रास्ते निकालकर टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया। जब सिक्किम इंडिया में मिल गया तब उस समय शेखर दत्ता ने कुछ ऐसी प्लानिंग करी और वहाँ पर घाटियों में रास्ते निकाल करके टूरिस्ट स्पॉट बनाए कि लोग यहाँ तक आएँ और यहाँ की खूबसूरती को देखें। अभी भी रास्ते बन रहे हैं और नए स्थानों की खोज जारी है। जो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जगह हैं वहाँ की खोज अभी भी जारी है। जगह जगह टूरिस्ट स्पॉट बनाए जा रहे हैं। लेखिका मन ही मन सोचती है कि मनुष्य की असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। जीप आगे बढ़ने लगी। लेखिका ने आखिरी वाक्य में क्या कहा कि वो उसकी सोच आया कि मनुष्य की असमाप्त खोज ही सौंदर्य है। मतलब मनुष्य के अंदर जो ये जिज्ञासा है, जो ये नया कुछ ढूंढने की जो चाह है, यही सौंदर्य है। अगर मनुष्य के अंदर ये इच्छा ना होती तो वो क्यों करता? वो क्यों कुछ ढूंढता और कुछ नया हमें देखने को मिलता? हम आज ये जगह देखते हैं, कल कोई कुछ और नया बन जाता है देखने के लिए। तो ये जो सौंदर्य है ये कहाँ से आया? मनुष्य की उस असमाप्त खोज से आया। मनुष्य के अंदर जो ये जिजीविषा है, जीने की जो इच्छा है, जो कुछ खोज करने की जो उसकी आदत है, यही हमको इस प्रकृति के सौंदर्य से मिलाती है। तो ये छोटा सा प्यारा सा आपका पाठ है। इसके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, लेकिन इसकी बच्चों एक बार रीडिंग जरूर मारिएगा, फुल रीडिंग। और जो इसके नाम हैं उनको याद रखिएगा। यही इन्हीं से आपके प्रश्न उत्तर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखिए। गुड बाय।